देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि 2a माइनस 2/a प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया गया। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 2a माइनस 2/a प्लस 4 इक्वल टू 0 के बराबर है। हमें निकालना क्या है कि a क्यू माइनस 1 अपॉन में a क्यू प्लस 14 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो चलिए हम इस पे काम करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन करते हैं, a माइनस 1/a इक्वल टू -4। कोई समस्या नहीं, माइनस प्लस 4 था, राइट साइड में मैंने भेजा, इसको -4 हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो a माइनस 1/a इक्वल टू -2 हो जाएगा, क्योंकि ये इसे कैंसिल आउट करेगा, तो ये बन जाता है। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर a माइनस 1/a इक्वल टू k दिया गया हो और अगर आपसे a क्यू माइनस 1/a क्यू पूछे तो डायरेक्ट हम k क्यू प्लस 3 के करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस हो तो अगर आपसे प्लस पूछे तो यहाँ पे फिर माइनस करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट होता है। चाहे आप अगर आपको ये चीज़ नहीं करना है तो आप फार्मूला लगा सकते हो, दोनों तरफ बोथ साइड क्यूब करके भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं कि इसका हमें ये दिया गया तो हमें निकालना था a क्यू माइनस 1/a क्यू, तो हम डायरेक्ट इतना की जगह पे इतना कर लेते हैं, तो हो जाएगा क्या, k क्यू प्लस 3k। तो k क्यू यानी 2k, ये आपका 3 प्लस 3 गुने और आपका -2, और प्लस में 14 पहले से था तो मैंने प्लस 14 यहाँ पे रखा। अगर हम, आपको पता है फ्रेंड्स कि ऊपर में अगर ऑड नंबर हो, बीच में माइनस हो, तो माइनस का ही साइन आएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस माइनस -6 प्लस 14, यानी कि प्लस 14 और -14 सब खत्म, 0 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी इतना का मान 0 निकल जाएगा। ये हो जाता है इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि हम ऑप्शन सी में देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉसेक ए प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए माइनस साइन ए। यहाँ पे आपको देखने से लग रहा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दिख रहा होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ कॉस के फॉर्म में, चलिए यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, हमें कॉस और कॉट में दिया गया, सभी वैल्यू कॉस और कॉट में दिया गया। तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस, अब इसको कॉस में फॉर्म में करना चाहे, मैं ऐसा कॉस में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शंस में देख रहे हैं कॉस और कॉट में ही दिया गया, तो हम इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 1 क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, माइनस और प्लस काम खत्म, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देख सकते हैं ऑप्शंस में आपको दिख गया होगा, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं कि यदि त्रिभुज ABC पर B जो कि समकोण बनाया गया, ठीक है, B हमारा समकोण पर है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। B समकोण पर है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको वो त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसपे B समकोण बने, यानी A, B और C, B समकोण है, ये बन गया। ठीक है, BD उसकी ऊंचाई है, BD इसकी ऊंचाई है, यानी कि ये यहाँ पे बन जाता है BD। AD बराबर 9 दिया गया, यानी ये आपका 9 है, और DC बराबर 16, ये 16 दिया गया। तो आपसे पूछा है कि BD की लंबाई क्या होगा, यानी ये हमसे पूछा है। तो डायरेक्ट हमारा थ्योरम होता है कि BD का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के एंगल, यानी दोनों के साइड के गुणनफल के बराबर होगा। AD गुने DC करेंगे। ठीक है, AD का मान 9 और DC का मान 16 और करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, और अगर हम यहाँ पे BD निकालें तो √144 और इसका मान निकल जाएगा 12, यानी यहाँ पे आपका x का जो मान है वो कितना निकल जाएगा 12, इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो इस थ्योरम को डायरेक्ट आप याद रखें, ये बहुत ही VVI प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाने की चांसेस है, तो मैं आपको करा दे रहा हूँ। थ्योरम बस याद रखना, कुछ है नहीं इसमें। एक 6 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं, यानी कि अगर हम सबसे लंबे छड़ रखना होगा तो हम किस तरह से रखेंगे, डायगोनली फॉर्म में रखेंगे तभी रख पाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें कि इस तरह से रखेंगे तो ही होगा। तो आपको पता है कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, ये तो विकर्ण बन गया, घनाभ का विकर्ण L² + B² + H²।
ठीक है। तो लंबाई कितना दिया गया, लंबाई यहाँ पे है 20 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर, लंबाई 6 का स्क्वायर 36, बी चौड़ाई 8 का स्क्वायर 64 और ऊंचाई 20 और यानी कि ये 400 हो जाएगा। यानी कि 400 और एक 500, टोटल 500 और 500 अगर हम निकालेंगे तो 100 गुने 5 10 गुने 5 यहाँ पे निकल जाएगा राइट आंसर 10 गुने 5। क्योंकि अगर आप 500 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 10 गुने 10 इस तरह से तोड़ेंगे और 2 10 का 1 10 बाहर और 5 आपका बच जाएगा। ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर जो कि 10√5 ऑप्शन डी देख सकते हैं। और आप ये खुद देखिए इस क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया गया अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 हो और उनका योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से योगफल का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत सिंपल देखने में लग रहा होगा लेकिन काफ़ी अच्छा है, आप इसको करिए। देखिए दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 होना चाहिए, गुणनफल इनका 24 होना चाहिए। तो न्यूनतम मान अगर हम यहाँ पे 1 रखें 1 24 हो जाएगा। ठीक है, दो पूर्णांक लेना है, दोनों का गुणनफल आपका 24 आना चाहिए। अगर मैं 2 लेता हूं तो 1 12 लेंगे, अगर मैं 3 लेता हूं तो 8 लेंगे, अगर मैं 4 लेता हूं तो 6 लेंगे। अब बताइए कोई और ले सकते हैं, फिर से तो 6 और 4 ही आएगा, यानी इतना से ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे 4 देख रहे हैं। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि इनके योग का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 + 24 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को उठाता हूँ 2 + 12 जोड़ता हूँ तो 14 होता है। यानी इसमें सबसे न्यूनतम मान हमें वो देखना होगा 3 + 8 यानी 11, ये अब तक था सबसे छोटा मिला। 6 + 4 यानी कि 10। तो राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे, 6 और 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो कि सबसे न्यूनतम मान आपका 10, ऑप्शन हम 10 को टिक करेंगे जो कि ऑप्शन हम डी में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ऑप्शन 25 भी दिख रहा था लेकिन एक ऑप्शन 11 भी दिख रहा था, ऑप्शन 10 भी है। तो सबसे न्यूनतम मान क्या बना 10, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये बहुत ही वीवीआई सवाल है, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रृंखला 7 11 15 19 ... में कौन सा पद 111 होगा, कौन सा पद 111 होगा, इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से करिए क्योंकि आपको एपी पढ़ाया गया है अच्छे तरीके से। अगर आप मैथ्स का चैप्टर वाइज कोर्स में जुड़े हुए होंगे तो वहां पे आपको ऑलमोस्ट सभी चैप्टर अच्छे तरीके से बारीकी से क्वेश्चंस को कराया गया। देखिए 7 11 15 19 ... हमसे पूछे कि कौन सा इसका पद जो है वो 111 यानी कि डॉट पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो ये कौन से नंबर पे आपका 111 है, यही आपसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे, तो जो लास्ट टर्म होता है हम उसको टीएन मान लेते हैं, ये जो स्टार्टिंग का पद है वो ए हो जाता है। दो पदों के बीच का अंतर डिफरेंसेस कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद, 11 में से 7 गया तो 4। अब ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा एपी में है, तो सभी के बीच का डिफरेंसेस 4 आना चाहिए। तो 15 में से 11 गया 4, 19 में से 15 गया 4, यानी सभी के बीच में 4 आएगा, बिल्कुल सही है। यानी ये आपका सीरीज एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी आपको पढ़ाया गया। अब हमें वो फॉर्मूला देखना पड़ेगा, टीएन बराबर क्या होता है, टीएन बराबर a + n - 1 × d, यही मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अब इस फॉर्मूले पे रखते हैं, टीएन लास्ट टर्म 111 हो गया, स्टार्टिंग का a कितना है 7 में रख देता हूं, n - 1, n क्या है, n जो इसके बीच का पद है वही हमें फाइंड आउट करना है, कितना नंबर है तो n मैं रख रहा हूं। d का मान कितना हो जाएगा, d हमने जो फाइंड आउट किया है ये कितना है 4, ये 4 रखा। 7 को मैं इधर ला दूंगा तो 11 में से 7 गया तो 4, 104 हो जाएगा। और अगर मैं 4 को नीचे लग देता हूं तो ये आपका n - 1 कितना हो जाता है, आप कहेंगे कि 27 चौका, ठीक है कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, 26 चौका, ठीक है 26 चौका आपका हो जाएगा, 26 चौका 104 और 26 + 1 क्योंकि 1 इधर ला देंगे तो 27, n का मान जो होगा वो कितना है 27वां पद आपका 111 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस तरह से अगर हम जाएंगे तो 27वें नंबर पे आपका 111 आ जाएगा। यही तो पूछा जा रहा था कि कौन सा पद आपका है, तो 27वां पद है, हम ऑप्शंस में देख सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में। ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन, रतन का व्यय और बचत, यानी कि देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि रतन का व्यय और बचत ये कितना अनुपात में दिया गया,
5:1 अनुपात। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 5 को 500 मान लेते हैं और इसको हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल उसका आय कितना हो गया, कितना वो कमा रहा है, तो टोटल 600 रुपये कमा रहा है। समझिएगा ध्यान से, अनुपात में है तो हम इसको किसी भी अनुपात में ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% हो तो बताइए, यानी बचत को भी 15% बढ़ा दिया जा रहा है। अब उसके आय को 25% बढ़ाया जा रहा है। उसका आय कितना था, 600 था। तो 600 को मैं क्या कर रहा हूं, 25% बढ़ा दे रहा हूं। आय को, उसके वेतन को 25%, तो मैं उसके वेतन को 25% बढ़ा देता हूं। कितना हो जाएगा टोटल, ये आपका 12 छक्के 72 और 3 75, यानी कि 750 रुपया उसका अब आय हो गया। ध्यान समझिएगा। लेकिन उसके बचत को भी 15% बढ़ा दिया जाता है। बचत पहले होता था 100 रुपये का, अब अगर मैं 15% बचत को बढ़ा देता हूं तब कितना हो जाएगा, 15% बढ़ जाएगा तो 115 रुपये का बचत हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यह बताना है कि तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, व्यय कितना हो गया। अब यहां पे समझिएगा, अगर वो कमा रहा है इतना और वो बचत कर रहा है इतना, तो व्यय कितना कर रहा होगा, ये पहले फाइंड आउट करेंगे। व्यय वो कितना कर रहा होगा, तो 750 में से अगर मैं 115 को घटा लूं तो कितना निकल जाएगा, 635 रुपया वो आपका व्यय कर रहा है। तो पहले जो व्यय करता था पहले जो व्यय करता था 500 रुपए का, अब जो व्यय कर रहा है 635 रुपए कर रहा है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो आप कहेंगे प्रतिशत में, व्यय में प्रतिशत वृद्धि हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पहले 500 करता था अब 635 कर रहा है, तो 35 रुपये, 135 रुपये की वृद्धि। प्रतिशत निकालने के लिए पुराने वाले को नीचे रख लेते हैं, गुना में हम 100 कर लेते हैं, प्रतिशत निकाल लें, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 5 से घटाते हैं तो 5 दूनी की 10 और यहाँ पे बचा 3, 7 5 35, यानी 27% बढ़ जाता है। बात को समझा आपने। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पे किया गया, ठीक है। ऑप्शन हम बी में देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 8% वार्षिक दर पर वर्ष में दे 2 वर्ष का 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो कि आपका कितना होगा, ये पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो अंतर वाला प्रश्न होता है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर वाला प्रश्न मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करना होता है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल 2 वर्ष की बात की जा रही है। 2 वर्ष के लिए क्या होता है फार्मूला, तो 2 वर्ष के लिए हमने फार्मूला देखा है कि डी इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन में 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है। अंतर हमें निकालना है तो डी को मैं डी छोड़ देता हूं। कितने रुपए, 5,000 रुपये। आर कितना दिया गया, 8%, 8/100, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं। 4 दूनी की 8, 25 चौका 100, ठीक है। 5,000 ये हो गया, इसको करेंगे तो ऊपर में 4, ये आपका हो जाता है 625। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। 625 को हम 2 बार ही लिख देते हैं, 25 गुने 25, इसको मैं छोड़ देता हूं। अब यहाँ पे देखिए 25 दूनी की 50, यहाँ पे 100 है, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 16 दूनी की 32। ये बन गया इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि हम ऑप्शन डी में देख सकते हैं। कभी कभी गुना ना करना भी बहुत हेल्प करता है, तो बचिए इस तरह के करने से। अब 625 थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है कटाने में, अब 25 गुने 25 कर लेंगे तो आसानी से ये कट जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कमल एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क अगर आपने पढ़ा होगा तो बारीकी से आपको बताया गया कैसे कैसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। ध्यान से समझिए। कमल एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जिसे देवाशीष 10 दिन में कर सकता है। देवाशीष उस कार्य को 10 दिन में ही कर सकता है। यदि देवाशीष से शुरू करके एक एक दिन छोड़ करके काम कराया जाए तो बताइए कि कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल काम करना कितना है। 12 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं 60, 12 25 60, 10 छक्के 60, यानी कहने का मतलब उनको टोटल 60 यूनिट काम करना है, ठीक है। 60 यूनिट का काम करना है। स्टार्ट कौन कर रहा है भैया, स्टार्ट कर रहा है देवाशीष, यानी पहले दिन देवाशीष काम करता है, दूसरे दिन आपका ये 5। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले दिन और ये दूसरे दिन का काम हुआ। तो कहने का मतलब कि अगर हम 2 दिन में देखें, 2 दिन में टोटल यूनिट कितना काम हो रहा है, 11 यूनिट का। पहले दिन 6 यूनिट, दूसरे दिन 5 यूनिट, फिर से तीसरे दिन 6 यूनिट, फिर से चौथे दिन 5 यूनिट, इस तरह से, यानी 2 दिन में 11 यूनिट। करना कितना है आपका 60 यूनिट। अगर मैं दोनों तरफ 5 से गुना कर दूं तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10 दिन में 55 यूनिट तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है भैया। 55 यूनिट काम खत्म हुआ। अगर स्टार्टिंग देवाशीष ने किया था तो 10 दिन तक काम करने के बाद किसको काम, अब अगला 11वां दिन किसको करना पड़ेगा, यानी समझिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10, यानी इसको काम खत्म कर दिया। अब 11वें दिन कौन काम पे आएगा, देवाशीष। तो देवाशीष का जो काम करने का क्षमता है वो एक दिन में
ध्यान से समझिएगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो 6 यूनिट काम करता है कितने, एक दिन में। एक दिन में 6 यूनिट, तो उसको करना कितना है, उसको शेष आपका 5 यूनिट ही कराना है, क्योंकि 60 यूनिट काम था, 55 यूनिट दोनों ने मिलकर के काम कर दिया है। तो आप बताइए कि 5 यूनिट वो काम कितने दिन में करेगा, 5 यूनिट 5/6 दिन में करेगा। तो आप ये बताइए टोटल समय कितना लगा, टोटल समय 10 दिन यहाँ पे, और आपका बाकी का शेष 10 + 5/6 यानी कि 10 सही 5/6 दिन लगेगा। ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि हम ऑप्शन बी में देख सकते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। टाइम एंड वर्क में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इस तरह के प्रश्नों को बताया है कि कैसे किया जाता है, छोड़ करके जाएंगे तो कैसे करेंगे। आप जाकर के टाइम एंड वर्क को चैप्टर वाइज कोर्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नल और टंकी का है, आप इसको करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टंकी में 2 इनलेट ए और बी, जो कि इसे क्रमशः ए जो है वो 5, बी जो है उसको 6 में भर सकता है। एक आउटलेट सी पूरे टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है। चलो भैया, ये दोनों भरने वाले थे, लेकिन ये भैया खाली करने वाले थे। तीनों का हम एलसीएम देखें तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 यूनिट, 5, 6 और 30 का एलसीएम 30। तो ये 6, ये 5, ये आपका 1। कोई समस्या नहीं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी पहले, दूसरे और तीसरे ये दोनों भरनेंगे, लेकिन ये भैया खाली करेंगे। टोटल 30 यूनिट काम करना है, तो ये दोनों अपनी एफिशिएंसी के साथ भरने के काम करेंगे, 6 और 5 11, लेकिन ये खाली करेगा। तो 11 में से गया तो 10 यूनिट से काम किया जाएगा, तो 3 घंटे का काम लगेगा। 3 घंटा, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मसा बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको पता ना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो खुद से कटे, एक से कटे, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या सबसे छोटा है ये 2। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी भाज्य प्राकृत संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहेंगे। देखिए 3 तो आपका होगा नहीं, क्योंकि 3 खुद है, और 1 और 3 से जाएगा। 4 को देखें तो 4 आपका भाज्य संख्या, क्योंकि 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और खुद 4 से भी जाएगा, यानी कि ये एक तरह के कह सकते हैं कि ये आपका सबसे छोटा भाज्य संख्या हुआ। ठीक है, भाज्य संख्या हुआ। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि इनका HCF क्या होगा। 2 और 4 का HCF देखेंगे तो कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 2 निकलेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, ऑप्शन हम सी में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर है। को प्राइम किसको कहते हैं, ये ध्यान से समझिएगा। को प्राइम या फिर सह अभाज्य उसे कहा जाता है जिनमें 2 संख्याओं का जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पे 39 और 65 देखें, सेकंड ऑप्शन 14 और 21 है, थर्ड ऑप्शन की बात करें तो 6 और 35 है, और लास्ट ऑप्शन देखें 9 और 12। देखिए हम को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिनका अभाज्य संख्या, दोनों का HCF जो आना चाहिए वो हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि वो संख्या है वो को प्राइम है। यहाँ पे देखिए 13 से अगर देखें तो दोनों में कॉमन फैक्टर निकल जा रहा है, 13 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी आपका 3 से भी ठीक है, यहाँ पे 1 से जाएगा, 3 से जाएगा और ये 13 से जाएगा। ठीक उसी तरह से ये आपका 1 से जाएगा, 5 से जाएगा, 13 से जाएगा, यानी 13 इसमें तो कॉमन फैक्टर निकल जा रहा, 1 और 13 निकल जा रहा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए 7 भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर हम 6 का देखें तो 1 2 3 6, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। और 35 का देखें तो सिर्फ 1 5 7 35, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, यही हमारा सहभाज्य संख्या है। इसमें भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 आप देख रहे हैं, 3 मिल जाएगा, खुद से भी जाएगा, 3 से जाएगा, तो एक्स्ट्रा आप इसमें नहीं देख सकते। सिर्फ और सिर्फ जहां पे कॉमन फैक्टर 1 हो वही होता हमारा को प्राइम नंबर। समझ में आ गया।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मानते हैं कि कोई बंदा है जो कि 100 रुपये में कोई चीज़ को खरीदा, लेकिन उसने मार्केट प्राइस 40 रुपये अधिक रख दिया, यानी 140 रख दिया। ठीक है, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य 40% अधिक अंकित करता है, मार्केट प्राइस करता है, और उस पर 20% छूट देता है। आपको पता है कि जब भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं वो मार्केट प्राइस पे ही दिया जाता है। तो मार्केट प्राइस यानी 140 था और उस पर क्या कर रहा है कि 20% का छूट यानी 80 कर दे रहा है बटे 100, यानी कि डबल जैसे डबल जीरो खत्म, 14 8 112, 14 8 12 112। कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद करके अगर वो 112 में बेच रहा है, क्योंकि अगर मैंने इसको डिस्काउंट कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया, ये आपका एसपी बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो 100 रुपये मैंने कोई चीज़ को खरीदा और 112 रुपये में बेच रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप कहोगे यार कि 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन सी में देख सकते हैं 12% का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को चलिए यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, करिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। 20 और 24 का एलसीएम कहेंगे आप 120 हो जाता है, 20 6 के 120, 24 25 120। ठीक है, दोनों ने मिलकर के 10 दिन काम किया, 6 और 5 11 यूनिट के साथ 10 दिन तक काम करते हैं, 11 दहा में 110 यूनिट काम खत्म। शेष कितना बचा, शेष आपके पास और 10 रिमेनिंग यूनिट बचा हुआ है, 10 यूनिट और करना था। उसके बाद ये पता चलता है कि 10 दिन तक एक साथ काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है, ए नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ करना पड़ेगा बी को। तो बी का क्षमता क्या है कि वो 5 यूनिट जो है वो 5 यूनिट एक दिन में कर देता है। भैया उसका यूनिट यूज कार्य करने की क्षमता है कि वो एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट करेगा। शेष करना क्या है, 10 यूनिट, यानी कि 2 दिन में वो टोटल काम को यहां पे कर सकते हैं, 2 दिन में वो 10 यूनिट खत्म करेगा। तो प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है कि 2 दिन, यहां पे देख सकते हैं बी उस शेष काम को कितने दिन में करेगा, 2 दिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए जहां वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। चलिए अब आते हैं हम लोग मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन के आपको 6 से 7 पार्ट कराए गए हैं मैथ्स के चैप्टर वाइज कोर्स में। अगर आप वहां पे जुड़े होंगे तो चैप्टर वाइज मैथ्स में आपने सीखा होगा मेंसुरेशन के हर सवाल को कैसे किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न में ध्यान से समझिएगा, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त के क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात हमें पता करना है, जहां पर वृत्त का व्यास त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि एक चलो इसी तरह से नीचे ही बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब जितना ये आपका व्यास हो रहा है यहाँ से लेकर के, अगर हम इसको केंद्र मान ले, साइड इधर भी हो गया, ये हो गया, यानी कि ये टोटल आपका ये 2a हो जाएगा ना, इस तरह से ध्यान से समझिएगा। ए और ए आधा बन जा रहा है, आधा, तो ये टोटल आपका ए हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा भुजा बन रहा है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब हम यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या हो रहा है, आर इसका आधा, यानी कि हम डायरेक्ट करते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4। तो 4 को मैं ऊपर कर देता हूं, √3/4 गुने साइड का स्क्वायर। साइड कितना है, 2 स्क्वायर, 2a इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 4πa स्क्वायर बाई √3 गुने 4a स्क्वायर। अब यहां पे देखिए 4 से 4 खत्म, a स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, बचा क्या, π√3, पाई जो कि अनुपात में हो जाएगा √3। तो ऑप्शन हम बी में देख सकते हैं, कितना सिंपल तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो यहां पे आपको 2 चीज ध्यान रखना है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने साइड का स्क्वायर, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन से, यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% लाभ पर बेचा जाता तो उस व्यक्ति को 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए इस तरह के प्रश्नों को बहुत सिंपल तरीके से 5% हानि के बजाय, अगर मैं 5% हानि यानी कि 95 के जगह पे उसको 5% लाभ पर 105% में करता, तो मुझे क्या होता है,
₹10 का, सॉरी 10 रुपये नहीं, ₹5 का लाभ होता। दोनों का डिफरेंस कितना है? 95 से 105, यानी कि 10% का जो वैल्यू है वो ₹5 मुझे अधिक मिलता। तो डायरेक्ट हमें क्रैमुल पूछा रहा है, 100% की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 बटे, देखिए 10 का मतलब 5 है, तो 100 का मतलब 50 डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कर लीजिए 5 बटे 10 गुने 100, तो डायरेक्ट 50। तो ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर 50। ऑप्शन हम डी में देख सकते हैं, डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के मेरे पास सवाल थे, जो कि यहाँ पे मैंने करीब 16 सवाल आपको कराए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।